नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय राजन। शुरू हो चुका है प्राइम डिबेट का समय। प्राइम टीवी के दर्शकों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल हर तरफ सियासी घमासान है और आए दिन इस तरह के सियासी घमासान नए नए सियासी किस्से लिख रहे हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, लोकसभा चुनाव के दस्तक देते ही सियासत के अलग अलग रंग हर दिन देखने को मिल रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश की ही बात की जाए तो सबसे ताकतवर विरोधी दलों में शुमार समाजवादी पार्टी खुद अपने ही कार्यकर्ताओं के पेच में बाहर निकल नहीं पा रही है। हालांकि रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ और गौतम बुद्ध नगर प्रत्याशियों को लेकर असमंजस के हालात खत्म होते नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रत्याशियों को लेकर ऐसे हालात पार्टी को थोड़ा असहज तो जरूर करती नजर आ रही है। हालांकि इसमें दो राय नहीं है कि पिछले करीब 4-5 महीने से समाजवादी पार्टी के अलग अलग प्रकोष्ठ लगातार क्षेत्र में कार्यक्रमों में मशगूल हैं। भारतीय जनता पार्टी सूबे में 80 की 80 सीटों पर फतह का नारा लेकर जनता के लिए चुनावी मंच सजाने लगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने हर दिन 3 जनसभाओं के दौरे पर निकल चुके हैं। योगी कैबिनेट के तमाम मंत्री भी अपने अपने क्षेत्र में मोर्चा संभाल चुके हैं। रही बात कांग्रेस की, तो जितनी उसकी ताकत उत्तर प्रदेश में बची है, समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर संजीवनी हासिल करने की कोशिशों में जुटी है। छोटे दलों में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की बात की जाए, अपना दल की, या फिर राष्ट्रीय लोकदल सरीखे पार्टियां भी बड़े दलों के साथ मिलकर जनाधार जुटाने की कवायद में नजर आ रही हैं। दोस्तों, इन सब के बीच बिल्कुल साइलेंट मोड ऑफ एक्शन में काम कर रही बहुजन समाज पार्टी की चुनावी गतिविधियां भी अचानक चर्चा में आ गई है। हालांकि बताया तो ये जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी को चुनाव के लिए प्रत्याशी तलाशने में बड़ी मशक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वो इसलिए कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती पिछले गलतियों से सबक लेकर ऐसे लोगों को अपने साथ लेना चाहती हैं जो पार्टी के लिए चुनाव के बाद भी वफादार बनकर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मायावती ने करीब 2 दर्जन से ज़्यादा प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। मुस्लिम, दलित, ओबीसी से लेकर हर वर्ग को साधने की कवायद में मायावती जुटी हुई हैं। कयास तमाम लगे, लेकिन बीएसपी ने एकला चलो का नारा बुलंद किया है। पार्टी की बिहार इकाई हर लोकसभा सीट यानी कुल 40 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी बीएसपी भाग्य आजमाने जा रही है। उत्तर प्रदेश में पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद 6 अप्रैल से धुआंधार रैलियों का सिलसिला भी शुरू करने जा रहे हैं। 25 रैलियों की तैयारी बहुजन समाज पार्टी की ओर से की गई है और इस मंच पर माया के साथ आकाश आनंद भी नजर आएंगे। चलिए आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं सियासी दलों के नुमाइंदों के साथ कि आखिर बीएसपी सुप्रीमो मायावती की यह मुहिम किसके लिए बनने वाली है एक बड़ी चुनौती। क्या माया पिछले लोकसभा चुनाव का परिणाम दोहरा पाएंगी? इस चर्चा को हम शुरू करें उसके पहले हम चाहेंगे कि एक विश्लेषण भरा ये बयान सुन लें आप। चुप रहना ही हमेशा चौंकाने वाला होता है। अभी तक जितने लोगों को फाइनल किया गया है उसमें से 50% ऐसे हैं जो सीधे सीधे इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगे। हालांकि सवर्ण उम्मीदवार भी मायावती ने निर्देशित किए हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो भाजपा का भी नुकसान इसमें हो सकता है। जैसे राज्य में त्रिकोणात्मक लड़ाई होती है तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान इंडिया गठबंधन बना है उसको होगा। त्रिकोणात्मक लड़ाई में चाहे आप अतीत के उदाहरण देखें, चाहे आज की परिस्थितियां देखें, ऐसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी गेनर हो सकती है। तो सुना आपने वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी को। जाहिर सी बात है बीएसपी ने जिस तरह से अपने गुणाभाग गणित सियासी समीकरण बिछाने की कोशिश की है, तो निश्चित तौर पर एक चुनौती अन्य सियासी दलों को तो मिलती ही नजर आ रही है। खास करके समाजवादी पार्टी की बात की जाए जो पिछले चुनाव में मायावती के साथ थे, उसमें कहीं ना कहीं एक कहा जा सकता है कि चुनौती सामने देखने को मिल सकता है। दूसरे अन्य सियासी दल भी हैं, चूँकि जो बीएसपी की सूची आई है उसमें जिस तरह से मुस्लिम, दलित और ओबीसी इन तीनों समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है, सवर्णों को भी अच्छी खासी तादाद में टिकट दी गई है। तो निश्चित तौर पर इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अगले 1 घंटे तक हम तलाशने की कोशिश करेंगे कि आखिर बहुजन समाज पार्टी जो कल तक साइलेंट थी, अचानक उसकी मुहिम सामने नजर आ रही है, तो किसके लिए चुनौती हो सकती है और क्या कुछ हो सकता है देश और प्रदेश में
सियासी सूरत हाल। हमारे साथ विवेक पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के तेजतर्रार प्रवक्ता हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष तिवारी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे हमारे साथ। हमारे साथ विद्या गौतम जी भी हैं, दलित चिंतक हैं और बेबाकी से अपनी बात रखती हैं। कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं मोहित दीक्षित, इनसे हम कांग्रेस का पक्ष जानेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाने में हम सहयोग लेंगे वरिष्ठ पत्रकार पंकज जी का। कुल मिलाकर अब हम चर्चा शुरू करते हैं और सबसे पहले हम चलते हैं विद्या गौतम जी के पास, क्योंकि मुद्दा मायावती से जुड़ा हुआ है, बहुजन समाज से जुड़ा हुआ है। आप दलित चिंतक हैं। विद्या जी, जाहिर सी बात है, अचानक बिल्कुल साइलेंट मोड में चल रही मायावती एकदम एक्शन में आ गई हैं। 25-25 रैलियों का कार्यक्रम घोषित किया जा चुका है और जो मैं देख रहा था जिस तरह से वो प्रत्याशी, अभी तक 25 प्रत्याशियों की घोषणा की गई है, उसमें हर वर्ग को साधने की बीएसपी की मुहिम में नजर आती है मायावती। हम ये स्तर पर आ गए हैं। लोकतंत्र के आम चुनाव में बहुत कह सकते हैं कि लोकतंत्र का पर्व है ये, और ये चुनाव तो होता है और ये सबसे बड़ी बात है कि मायावती जी का ये फैसला एकला चलो वाला जो है, ये बहुत थोड़ा सा असमंजस वाला स्थिति में है। अगर मैं एक सामाजिक चिंतक और दलित चिंतक के नाते देखूं तो ये स्थिति इस तरह से बन गई है कि ना हम आगे बढ़ेंगे ना दूसरे को बढ़ने देंगे इस हालात में, क्योंकि कुछ जगहों पे ऐसे प्रत्याशी आ गए हैं जो सीधी टक्कर दे रहे हैं, तो और कुछ जगहों पे ऐसे प्रत्याशी हैं जो लग रहा है कि वो किसी को मात ही नहीं दे सकते हैं। और आप पहले भी ये कहा जा रहा था कि ऐसा भी हो सकता है कि मतलब कि कई क्षेत्रों में हमें प्रत्याशी नहीं मिल रहे, इस टाइप की भी बातें भी मैं सुन रही थी इस पर टीवी के माध्यम से। तो ये सच है कि लोकतंत्र की ये जो लड़ाई है उसको मजबूती से लड़ने के लिए अब जाहिर सी बात है कि उन्हें सभाएं तो करनी पड़ेंगी और लोगों के बीच में भी जाना पड़ेगा। राष्ट्रीय जो हमारे वो हैं आकाश आनंद जी, जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी रैलियां भी और बल्कि इन्होंने हरियाणा में भी कई यात्राएं भी करी हैं। तो ये जो समय है ये तो समय बताएगा कि किसको कितना वोट, क्योंकि आज मायावती जी का वोट मायावती जी का वोट विद्या जी की आवाज नहीं आ रही, विद्या जी की आवाज ठीक की जाए। कुछ में कुछ उनको प्रयास मजबूती से करने पड़ेंगे, मजबूती से लगाने पड़ेंगे। तो ये एक लोकतंत्र में उनका अपनी विचार, अपनी सोच है कि वो अकेला लड़ेंगी, लेकिन नतीजे बताएंगे कि होने वाले समय में क्या। क्योंकि मुझे ऐसा देख के लग रहा है इस वक्त पे कि बीएसपी सिर्फ और सिर्फ अपने वोटों को साध के रखने की कोशिश कर रही, जो मैं समझ पा रही हूँ इस वक्त पे। लेकिन विद्या जी, सवाल तो यही उठता है ना कि एक समय कांग्रेस भी ये गलती कर चुकी है, दूसरों के साथ गठबंधन करके कम से कम आप 80 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों का झंडा बैनर लगता है तो संभवतः भविष्य में कुछ संभावनाएं नजर आती हैं। तो मायावती अगर उस रास्ते पर चल रही हैं तो गलत क्या है? नहीं, ये तो हम लोग खुद ही कह रहे हैं कि ये अपना अपना विचार, अपनी अपनी सोच है। अकेला चलो की सोच है हम कि अगर और इतनी बड़ी नेता नहीं है, इतनी बड़ी नेता है वो मंत्री इतने बड़े उत्तर प्रदेश के लिए, तो जरूर उन्होंने कुछ सोचा समझा होगा। इससे गठबंधन को कहीं न कहीं कुछ अड़चने तो जरूर पैदा होंगी, क्योंकि प्रत्याशी भी ऐसे वैसे नहीं उतारे जा रहे। मैंने देखा है इटावा में बहुत मजबूत प्रत्याशी जो पूर्व सांसद रही, वहां उतारा गया है, और कई ऐसी लोकसभाएं जिनमें बहुत तेज प्रत्याशियों को ही उतारा जा रहा है, क्योंकि जिनके अपनी छवि है। तो ये कहीं न कहीं चीजें आने वाले समय में, मैं तो ये मैं और जो समाज में लोगों के बीच जा रही हूँ वो ये समझ पा रही हूँ कि बहन जी जीतने के लिए भी लड़ रही है और उसी के साथ साथ अपनी वोटों को साध के रखने के लिए भी कहीं न कहीं ये कवायद बहुत बड़ी चल रही है। और इसमें कोई गुरेज नहीं, लोकतंत्र है, राष्ट्रीय पार्टी है, उसको अगर अकेला लड़ना है तो वो लड़ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, कहीं न कहीं सपा या गठबंधन को कहीं न कहीं कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उनकी जीत में उन्हें ऐसा लगता है, ये मैं नहीं कह रही, उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमारी जीत में कहीं न कहीं बीएसपी रोड़ा है। ठीक है, विवेक जी को हम चर्चा में शामिल कर लें, क्योंकि 2019 में आप साथ थे मायावती जी के। मायावती जी को 19.3% वोट मिला था। विवेक जी ध्यान से सुनिएगा सवाल। नया तेवर है, नया कलेवर है आकाश आनंद। उसने बहुजन समाज पार्टी में बहुत सारी तब्दीलियां की हैं। एक तरफ जब हमने सुना था वो भाषण में मायावती जी का कि हमारे जो वोटर हैं वो मीडिया और तमाम सोशल प्लेटफॉर्म से दूर रहते हैं। अब बीएसपी का अपना सोशल प्लेटफॉर्म भी चल रहा है, ट्विटर पे बहन जी का ट्वीट भी आता है मायावती जी का। ये सब चुनौतियां आपके सामने हैं या नहीं, और क्या आपका अनुभव रहा है विवेक जी?
देखिए पहले तो मंच पे उपस्थित सभी सम्मानित पैनलिस्टों को आज मैं प्रणाम मार्गदर्शक करके कर अनुमोदन के निर्देशित साथ करके अपनी जो बातों को समाज अवगत अभी करने की मतलब बात हम ये नहीं करूंगा। कह सकते अभी पूरी तरह से उन चीजों को लेके संख्या में सोशल मीडिया पे बहुजन समाज पार्टी का विद्या जी सवाल विवेक से है। पहले चरण में पहले बात कर ले। समाजवादी पार्टी के हमारे साथ प्रवक्ता हैं, वो पक्ष रख रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि पहले तो मंच पे सम्मानित पैनल है, चूँकि यहाँ पे आज ऐसे गणमान्य उपस्थित हैं जो कि मेरे लिए बहुत ही अभिभावक स्वरूप है और हमेशा मार्गदर्शक स्वरूप में रहे हैं, तो मैं सभी का सम्मानित रूप से प्रणाम करता हूँ। और आज चूँकि मंगल पांडे जी का एक ऐतिहासिक ऐसा दिन है जिसको कि याद करके मन क्रांति और उमंग से भर जाता है, क्योंकि इस देश में क्रांति के जनक हैं और क्रांति की गाथा युवाओं में उनको पढ़ने से ही कहीं ना कहीं सेहर जाती है। और बहन जी भी दलित क्रांति की जनक हैं। हाँ, अभी उस दलित क्रांति का सत्य भी सामने आ जाएगा। देखिए एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि 21.1% के आसपास उत्तर प्रदेश में दलितों की आबादी है लगभग। मुद्दा ये नहीं है कि दलित कितने हैं, कौन किस वोटर को साध रहा है। इस समय चाहे भाजपा की स्थिति हो, चाहे सपा की स्थिति हो, चाहे कांग्रेस की या अन्य किसी भी राजनीतिक दल की, पहली बार इतिहास में मुझे लगता है ऐसा हो रहा है कि लोकसभा चुनाव है और मुद्दों पे चर्चा हो रही है, चाहे वो मुद्दे मजबूती से उठ रहे हो, चाहे लोग उठा ना पा रहे हो, सक्षमता ना हो, लेकिन हर राजनीतिक दल मुद्दों पे ही बात कर रहा है। और इसका ज्वलंत उदाहरण आपकी मीडिया है जो कि सरदा सत्य दिखाती भी है और आप कवर कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि इस समय कोई जातिगत समीकरण पे अगर खेलना भी चाह रहा है तो वो मुद्दों के आधार पर ही खेलना चाह रहा है। इस देश में 16.6% मतलब 20.14 करोड़ के आसपास जो बहुजन समाज है, और चूंकि मायावती जी की एक राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन बड़ा दुख होता है देखकर कि राष्ट्रीय पार्टी की जनक होने के बाद जो कि वो तमगा लगाना चाहती हैं, उसके बाद भी वो अधिकतर मुद्दों पे मौन रहती हैं। उन्नत शिक्षक भर्ती की बात करिए, चाहे आप यूपीएसआई भर्ती की बात करिए 2021 के जो भ्रष्टाचार हुए, चाहे उत्तर प्रदेश में जो परीक्षाएं पर्चे लीक हो गए, चाहे अन्य राज्यों में जिस तरीके से बहुजनों का हक मारा गया आरक्षण के आधार पे, मुझे लगता है कि मोदी सरकार बनने के बाद केंद्र में और योगी सरकार उत्तर प्रदेश में जब से आई है, मायावती जी न कहीं सुनाई देती हैं न दिखाई देती हैं। अगर हम पे आरोप ये लगाने का प्रयास किया जाता है कि हम ट्वीट की राजनीति करते हैं, जो कि हम नहीं करते, तो मायावती जी तो मैं तो कह रहा हूँ जिम्मेदारी के साथ न दिखाई देती हैं न सुनाई देती हैं। लेकिन ये अच्छी बात है, एक्टिव रहती हैं। ये अच्छी बात है कि आदरणीय आकाश आनंद जी चूंकि एक युवा नेतृत्व हैं, उन्होंने कुछ बदलाव करने का प्रयास किया है, लेकिन वो काफी देर हो चुका है, बहुत देर हो चुकी है उनको इस जमीन पे उतरते उतरते, क्योंकि पुराने पाप भोगने पड़ रहे हैं बसपा के। सबसे ज्यादा अगर एनसीआरबी के आंकड़े आप उठा करके देखेंगे तो दलितों की जो सबसे ज्यादा हिंसात्मक जो दलितों के साथ हिंसा हुई, चाहे घटनाएं घटी हैं, एनसीआरबी के आंकड़े आज भी ये कहते हैं कि एक मायावती जी की जो सरकार रही जिसने कि बहुजनों का नारा जरूर दिया, लेकिन काम केवल और केवल व्यक्तिगत पार्टी के हित में किया। आज बिल्कुल सत्य बात है, विद्या गौतम जी की बात से मैं सहमत हूं। लेकिन विवेक जी, मायावती की एक कार्य प्रणाली है, जैसा कि मैंने देखा है, हाँ, वो कभी जिस जाति की वो राजनीति करती है उसी को समाप्त मैंने कर दो। देखा है कि वो ज्यादातर प्रेस विज्ञप्ति के जरिए या अब तो ट्विटर भी उनका हैंडल है, उसके जरिए वो कहीं ना कहीं विरोध दर्ज करती क्यों हैं। अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं है क्या? विरोध दर्ज कराने के लिए आपने इतनी बड़ी मीडिया सेल खड़ी कर दी, आपके प्रवक्ता नहीं आते हैं, तो क्या आपको अपने प्रवक्ताओं पे भरोसा नहीं कि कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं? या कहीं ना कहीं आप अविश्वास की भावना रखती हैं अपने कार्यकर्ताओं के और पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं के प्रति? मुझे लगता है कि देखिए दो चीजें होती हैं, यहाँ पे छोटा राजनीतिक दल हो चाहे बड़ा राजनीतिक दल हो, सभी के प्रवक्ता आपके बुलाने पे आते हैं सम्मान से, और सम्मान के साथ वो आपकी मंचों पे बैठ करके बातें रखते हैं पार्टी के सिद्धांतों के साथ, नैतिक जो हमारी विचारधारा है उसके माध्यम से जनता तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। मेरा ये कहना है कि बसपा के साथ ऐसी कौन सी बात है कि बसपा को क्या अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं, अपने प्रवक्ताओं पे भरोसा नहीं, या मायावती जी चाहती नहीं कि उनकी पार्टी में कोई भी उनके आगे बढ़े, या कोई भी ऐसा नेता खड़ा हो जिसको कि जनता सुनना पसंद करे? लेकिन उनके सोच बिल्कुल साफ है, वो इसे अनुशासन के दायरे में रखने ठीक की बात है, करते ये हैं। उनके लिए अनुशासन होगा, चूंकि बेशक हम आप चाहे उसको लेकर के नहीं, जो भी अगर चर्चा करें। मैं तो आपसे बड़ी सम्मान से एक बात कहूंगा कि अगर ये अनुशासन है तो हम और आशीष भाई यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या हम लोग अनुशासित पार्टी के सदस्य नहीं है? क्या ये कहा जाएगा कि केवल मैंने कहा कि जी की ये बसपा में सोच का फर्क है, अनुशासन उनका ये सोचना है, हम लोग बेशक जो चर्चा कर रहे हैं। वर्तमान परिधि में अगर बसपा सोशल मीडिया पे एक्टिव दिख रही है, चाहे वो ट्रोल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे पेड मीडिया के माध्यम से हो, चाहे सर्वे मीडिया के माध्यम से हो, चाहे किसी मीडिया के माध्यम से, तो मुझे लगता है कि आपको कार्यकर्ताओं पे भरोसा करना पड़ेगा। लेकिन जिस राजा को अपने प्रजा, अपने सैनिकों पे, सेनापति पे ही भरोसा नहीं है, वो राजा अपने राज्य को क्या सुरक्षित रखेगा, खुद क्या सुरक्षा में रहेगा? सबसे बड़ी बात है असुरक्षा की एक भावना जो मायावती जी के अंदर है, जो ये हमेशा एक नारा देती हैं कि ये प्रणेता हैं,
चलिए आज इसको भी देख लेते हैं। भाई बिल्कुल सही बात है कि आदरणीय कांशीराम जी ने अपने जीवन काल में एक ऐसी आवाज को बुलंद करने का काम किया जिससे कि बहुजन और शोषित समाज को एक दिशा मिलने का काम हुआ। ये बिल्कुल सत्य बात ये है, बिल्कुल सही है। हम इसको कहीं से नहीं नकारते, क्योंकि इतिहास है कि भारतीय राजनीति में जिस राजनेता का, जिस जनसेवक का जो योगदान है, उसे कह देने मात्र से, लेश मात्र आप उसको समाप्त नहीं कर सकते। उसके पूरक और उसके चिंतक आज भी जीवित हैं। हम भी पढ़ते हैं, हम भी प्रेरणा लेते हैं, किताबों में उनकी व्याख्या देखते हैं, सिद्धांतों को नैतिक रूप से आत्मसात किया जाता है। आदरणीय अटल जी की बात हो, चाहे नेताजी की बात हो, मुलायम सिंह जी की, जो बड़े नेता हैं, जो कुछ कर गए, समाज को दे करके गए, जिन्होंने युद्ध स्तर पे अपनी क्रांति के माध्यम से संघर्ष किया, वो आज भी जीवित है। चुनौतियां हैं कि नहीं आपको? मेरी बात आ जाए, बस मैं समाप्ति की तरफ बढ़ रहा हूं। वो बिल्कुल जीवित है, लेकिन पहली बात त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में यह भी इतिहास में दर्ज है कि नेताजी ने मुख्यमंत्री रहते पिछड़े वर्ग को जो चुनाव लड़ने का, आरक्षण देने का काम किया, उसके बाद ये जो पौधा लगा है ना, उसका मायावती जी केवल फल खाना चाहती है। ये थोड़ा सा दुख होता है देख करके। और चुनौती की बात जहां तक है, बिल्कुल मैं तो आज ये जनता पे छोड़ दूंगा कि अब जनता तय करे कि वो मुद्दों के आधार पे किस राजनीतिक दल के साथ जाना चाहती है। भाई हम तो ये कह रहे हैं कि पीडीए का नारा अगर हमने दिया, पहले चरण में बस एक 10 सेकंड, पीडीए का नारा अगर हमने दिया तो भाई मायावती जी तो पीडीए की सबसे बड़ी चिंतक हो, अब मानी जाती है, तो उनको तो पीडीए के साथ खड़े होना चाहिए था ना। मैं कहां कह रहा हूं कि आप समाजवादी पार्टी के साथ आती, लेकिन पीडीए के सिद्धांत के साथ तो खड़े रहती। आप तो पीडीए के साथ भी नहीं दिख रही हैं। तो मुझे लगता है संशय ये बहुजन समाज के लिए है कि वो मायावती जी को स्वीकार करे या ना करे। चलिए समाजवादी पार्टी के लिए आशीष से सवाल ले लेते हैं। आशीष जी, हो सकता है कि मायावती से बात नहीं बनी तो समाजवादी पार्टी पीडीए के रास्ते पर बढ़ चली, ये बात अलग है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि अभी तक जो मायावती ने प्रत्याशी दिए हैं, हालांकि ये कहा जाता कि मैंने शुरुआती दौर में ही अपने इंट्रोडक्शन में कहा था कि मायावती अब ऐसे लोगों की तलाश में है कि जो उनके वफादार रह सकें चुनाव के बाद भी। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि मायावती की जो ये मुहिम है, कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चुनौती तो नहीं है? आप उन्हें कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं या नहीं मानते हैं, तो क्यों नहीं मानते हैं? सभी पैनलिस्ट को प्रणाम कर रहा हूँ पहले, और जो होली बीत गई है उसकी शुभकामनाएं भी दे रहा हूँ, क्योंकि आज पहली बार आया हूँ यहाँ पर। जहाँ तक देखिए चुनौती की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी जो सारी पार्टियां विपक्ष की हैं, वो चाहे गठबंधन की हो या गठबंधन के अलावा हो, चुनौती हम किसी को नहीं मान रहे हैं। उसके पीछे जो लॉजिक है वो बहुत साफ है, क्योंकि ये जितनी भी पार्टियां या गठबंधन बने हैं, आप देखिए अभी हमारे भाई विवेक भाई कह रहे थे कि मुद्दों की राजनीति, लेकिन आप देखोगे कि बहुत साफ फर्क है कि ये मुद्दों की राजनीति नहीं कर रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी अगर कोई अपना नारा लेकर आई है तो वो पीडीए का नारा लेकर आई है। पीडीए कौन सा मुद्दा है? ये मुद्दा तो नहीं है कोई, इसको ये तो जातिगत साफ साफ है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, औरत, जो भी ये बोलते हैं, तो ये तो साफ साफ जो है वो जातिगत राजनीति है। ठीक है, मुश्किल मायावती जी उन लोगों के लिए हैं जो जातिगत राजनीति कर रहे हैं। हम तो जातिगत राजनीति के मायने से नहीं उतरे हैं हम चुनाव में। हम जो उतरे हैं, हम अपने वाकई में जो विकास के मुद्दे हैं, जो देश के मुद्दे हैं, जो आम नागरिक के मुद्दे हैं, हम उन नागरिकों उस मुद्दे को लेकर उतरे हुए हैं। तो चाहे मायावती जी हों या कोई और भी, जो जिनका चुनाव में आना सिर्फ और सिर्फ अपना एक जाति विशेष को लेकर है या धर्म विशेष को लेकर है, तो ना हम जाति की राजनीति करते हैं, ना भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है। तो मायावती जी की चुनौती की जहां तक बात है, तो इसको मैं सिरे से खारिज करता हूं, पहली चीज। दूसरी चीज मुझे ये लगा है कि अगर मायावती जी गठबंधन में आ जाती हैं, देखिए वो बड़ी नेता हैं, 4 बार वो मुख्यमंत्री रही, सूबे में एक उनका बड़ा नाम है, बड़ा कद है, और वो भले ना दिख रही हो कहीं, किसी को भी ना दिख रही हो, लेकिन आज उस समाज के लिए उनसे बड़ा चेहरा भी कोई नहीं है और उनसे बड़ा नाम भी नहीं है कोई। क्योंकि जब मायावती जी आती हैं तो सीधे सीधे एक हमारे लोगों के दिमाग में एक छवि आ जाती है एक समाज को लेकर कि ये उस समाज से आती हैं। तो चाहे वो ना भी आ रही हो, दिख भी ना रही हो, ट्वीट भी ना कर रही हो, कुछ उनके प्रवक्ता भी ना आ रहे हो, लेकिन उस समाज की सबसे बड़ी लीडर आज भी हैं। हालांकि चंद्रशेखर रावण ने उस समाज को साधने की कोशिश करी, लेकिन उस समाज ने उनको नकारने का काम करा, और आज भी मायावती को वो अपना सबसे बड़ा लीडर मानती हैं।
दूसरी चीज मैं ये कह रहा था कि अगर ये गठबंधन में आती, यूपी की अगर मैं बात करूं, तो जिस हिसाब से यहाँ पर सीट शेयरिंग हुई है, मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है कि समाजवादी पार्टी ने तो जितने लड़ने थे वो तो उतने पे ही लड़ती, चूंकि वो किसी के साथ कंप्रोमाइज के मूड में ही नहीं है। ये जो सीटें अगर इनके साथ में बंटवारा होता तो ये कटती कांग्रेस की, तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को 1 ही 2 सीट दी जाती। मुझे तो हंसी इस बात पर आ रही है क्योंकि कांग्रेस से ज्यादा जनाधार आज भी बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश में है। आशीष, लेकिन चर्चाएं तो ये भी रही ना कि मायावती के साथ आपकी भी बातचीत चल रही थी। देखिए चर्चाएं भाई तमाम कयास इस तरह के लगाए गए। चर्चाएं तो हमारे साथ भी चल रही थी, चर्चाएं इंडी गठबंधन के साथ भी चली। बिल्कुल, तो चर्चा का कोई मतलब नहीं। आज हम आप यहाँ बैठकर कोई चर्चा करने लगे, चर्चा तब तक नहीं मानी जाती है जब तक उसको मूर्त रूप ना मिल जाए। चर्चा तो चर्चा होती है, तो चर्चा तो कुछ भी हम लोग यहाँ बैठकर अभी हम लोग पुतिन की चर्चा कर ले। चर्चा में तो बनारस के तो हर चाय की दुकान पे चर्चा होती है, क्यों विवेक भाई? वो तो चर्चा वहाँ, यहाँ लखनऊ में आप चारबाग चले जाइए, वहां पे करोड़ों की चर्चा हो जाती, जाने कितनी बार क्या खरीद लिया जाता, बेदे। तो चर्चा तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक कि उसको मूर्त रूप में ना आ जाए। तो मुझे बस ये चीज लग रही है कि मायावती जी के बारे में, और मैं उनकी स्ट्रेटजी के बारे में कुछ भी नहीं कहूंगा, क्योंकि देखिए वो एक समझदार लीडर है, 4 बार मुख्यमंत्री रही है और एक बड़ा 21% वोट। आशीष जी के बयान से साफ तौर पर लग रहा है कि एक रास्ता खोल के रखना चाहते हैं। मोहित दीक्षित जी, भाई मायावती अब पूरी तरह से एक्शन में आ गई हैं, क्योंकि तमाम सियासी दलों पर हमने चर्चाएं की, लेकिन हमें लगा कि कहीं ना कहीं ये जो मुहिम चल रही है, मायावती जिस तरह से अभी तक बंद कमरे में रणनीति तैयार कर रही थी, अब उसका ऐलान भी हो चुका है, सारी रणनीति अब बाहर आ रही है। हम लोगों का विश्लेषण ये है, पत्रकारों का, कि कहीं ना कहीं ये बहुत सारे सियासी दलों के लिए बड़ी चुनौती बनेगी, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में आपने देखा था कि 19.3% उनके पास वोट शेयर था। यूपी की केवल बात करेंगे, और 10 सीटों पर वो काबिज हो गई थी। हालांकि समाजवादी पार्टी जो उनके साथ थी उसको इतनी बड़ी तादाद में लोकसभा सीटें हासिल नहीं हुई थी। कांग्रेस को क्या लग रहा है? कांग्रेस भी कई राउंड की बातचीत की थी कि मायावती उनके साथ आ जाए, लेकिन उन्होंने एकला चलो का नारा दिया और हर बार उन्होंने खंडन किया इस तरह के कयासों का। कांग्रेस के लिए कितनी चुनौती है, क्योंकि आप और समाजवादी पार्टी संभवतः साथ हो, तो दोनों से मैं जानना चाहता हूँ। पहले आपसे मोहित जी जान लूँ कि मायावती की ये मुहिम क्या आपके लिए सरदर्द तो नहीं बनेगी? तो नमस्कार जी। देखिए, आज जो मुद्दा हम लोग लेकर के बैठे हैं, आज 2024 में जब चुनाव की बेला आ गई है, तो ये बड़ी विचित्र चुनाव होने वाला है। इस बार चुनाव 2 गठबंधन, एक एनडीए मानिए और दूसरा इंडिया मानिए, इनके बीच होने जा रहा है। तो आज जब इंडिया गठबंधन बना तो उसकी मूल भावना ही यही थी, जो जन भावना थी, जनता चाह रही थी, जो 2019 में एक बड़ा भारी 62% लोगों ने जो एनडीए को वोट नहीं किया, वो ये चाह रही थी कि आज एक ऐसा गठबंधन बने, एक ऐसे, ये जन भावना थी, एक ऐसा मंच तैयार किया जाए जो 62% लोग जो 2019 में ही नहीं चाहते थे मोदी जी को सरकार में वापस लाया जाए, आज वो 2024 को जब मौका दोबारा मिला, तो उन जनभावनाओं को, आवाज को सुनकर, जो उत्तर प्रदेश हो या देश भर के अलग अलग दलों के अलग अलग नेता हो, उनको तय करना था कि आज वो एनडीए के साथ खड़े होंगे, अर्थात मोदी जी के साथ खड़े होंगे, या 10 साल की मोदी जी की विफलताओं के साथ इंडिया गठबंधन के साथ खड़े दिखेंगे। तो बिल्कुल आज मायावती जी अगर एकला चलो की राह पर है, तो ये जनता को तय करना है कि वो अपने वोट को किस तरीके से उपयोग में लाना चाहते हैं। वो मोदी जी के 10 साल के कुशासन के बाद इंडिया गठबंधन को कहीं ना कहीं सत्ता पर पहुंचाना चाहते हैं, या मोदी जी पसंद है जिनको, ये मोदी जी के 38% जो लोग हैं, जो 10 साल में मोदी जी के जुमलों को सुनकर अभी भी उसी में ही मग्न है, तो ये जनता को तय करना था। तो आज मायावती हो या देश का कोई भी नेता, मैं मानता हूँ इररिलेवेंट है, क्योंकि आज जनता चुनने को बैठी है। एक तरफ 38% जनता
उसमें भी वो जो लगातार मोदी जी के द्वारा ठगी गई जुमलों द्वारा वो चाह रही है कि मोदी जी सत्ता में ना आए, और एक 62% वो लोग जिन्होंने एनडीए मोहित जी, तो ये मान लिया जाए कि मायावती रिलेवेंट है तो ममता पूरी बात- बनर्जी भी रिलेवेंट है, क्योंकि उन्होंने भी एकला चलो का नारा दिया है। मेरी बात है कि जी। जनता को तय करना है कि उनको किन लोगों के साथ चलना है। जनता की आवाज, वो 62% लोग जो अलग अलग अमुक, जैसे आपने अभी अमुक अमुक परसेंटेज बताए कि मायावती को इतना परसेंट मिला या कोई भी दल को इतना परसेंट मिला, तो वो परसेंटेज एकत्र होकर के इंडिया के रूप में आज चाह रहा है कि 2024 में जो 2019 में हमारा वोट विभाजित होकर के मोदी जी को किसी तरह लाभकारी बना और वो पुनः सत्ता में आए, जबकि 2019 में भी नहीं चाह रहे थे लोग। आज 2024 में जब नहीं चाह रहे हैं तो हर नेता को जनता की भावनाएं सुननी है कि उसको ठीक है। मोदी का वोट मोहित, चाहिए आशीष जी कुछ या सवाल इंडिया कर रहे थे, का वोट आशीष चाहिए। सवाल पूछ लीजिए, बीजेपी की ओर से मैं एक ये सवाल कह है। रहा था कि मोहित तो भाई हमारे नहीं, पूरी बात 62% आ जाएगी। 62% एक जो कर रहे पहलू छूट हैं गया। उस एक पहलू 62% छूट में गया। 60% एक सवाल सुन ले, जवाब दे दीजिएगा। 62% में 2% आपका है, 2% तो है ना यहाँ पर। यूपी में कितने परसेंट आपका वोट है? एनडीए जो आप इंडिया गठबंधन बता रहे हैं, यूपी में कितने परसेंट वोट है? आपका तमिलनाडु और आंध्रा में जितना मिला उससे ज्यादा है। अरे मैं यहाँ यूपी की बात कर रहा हूँ, मायावती जी यूपी की है, यहाँ की आज बात हो रही है। दिया करिए, ठीक है, ठीक है बीच में आशीष। व्याकुल हाँ ना हो जाया करिए। हाँ, बात पूरी आने बोलिए दीजिए। बोलिए मोहित, बोलिए। हाँ, अब बात रही दलित लोगों की। दलित चिंतक अगर मायावती दलित वोट साधने की राजनीति लगातार करती रही है तो रोहित वेमुला से लेकर के आज भी, चाहे गुजरात में दलितों को घोड़ी चढ़ने पर पाबंदी लगाई जा रही हो, या दलितों को गाड़ियों में बांध करके पीटा जा रहा हो, या दलितों को साथ हाथरस जैसी घटना हो रही हो, राजस्थान में भी कई हैं। मायावती जी किस तरीके से सत्ता के साथ खड़ी दिखी या सत्ता के विपक्ष में खड़ी दिखी। तो मोहित जी, दलित राजस्थान भाइयों को, में भी दलित अशोक परिवारों गहलोत को सरकार कहीं में ना बहुत कहीं कुछ तय हुआ करना था। पड़ेगा। चलिए वो सब आरोप प्रत्यारोपों में कहीं नहीं ना कहीं जाएंगे। तय करना पड़ेगा कि वो मायावती के साथ जाना है, मतलब मोदी जी के साथ जाना है, या इंडिया गठबंधन के साथ जाना है। ठीक है। तो यह विवेक कहीं ना कहीं मैं मान के चल रहा हूँ। यहाँ पर इस चुनाव में आप बिल्कुल समझिए, कोई नेता रिलीवेंट नहीं है, केवल और केवल जनता का मैंडेट देने के लिए रिलीवेंट केवल जनता जनार्दन है। वही 2024 में सरकार अपनी चुनने जा रही है। ठीक है, ये हर चुनाव में होता है कि जनता जनार्दन, भाई लोकतंत्र का सबसे बड़ा अधिकार है मताधिकार का। पंकज जी को शामिल कर लेते हैं चर्चा में। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है। मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि मायावती की जो रणनीति सामने नज़र आ रही है वो क्या सियासी दलों के लिए चुनौती बनेगी या सिफर साबित होगी? देखिए, बोले संजय जी एक बात को तय समझ लीजिए कि 17वीं लोकसभा का 2019 में जो चुनाव हुआ था उस दौरान उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, जिसका सीधा लाभ बहुजन समाजवादी पार्टी को मिला, समाजवादी पार्टी को नहीं मिला। और वोट ट्रांसफर की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी का वोट तो बहुजन समाज को ट्रांसफर हुआ, लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी का वोट समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर नहीं हुआ, जिसकी परिणति ये हुई कि मात्र 5 सीटें लोकसभा में 17वीं लोकसभा में समाजवादी पार्टी जीत सकी और 10 सीटें जो है उसका फायदा सीधे बहुजन समाजवादी पार्टी को मिला। तो ये निश्चित रूप से मान के चलिए कि वो उसके बाद कुछ दिनों बाद ये गठबंधन टूट भी गया। लेकिन आज वो देखिए कि जो 10 सांसद जीत के मायावती के साथ आए थे, क्या वो उनके साथ खड़े रहे? वो नहीं खड़े रहे। उसमें से काफी लोग बहुजन समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ चुके हैं और अन्य दलों का उन्होंने रुख कर लिया है। और बहुजन समाजवादी पार्टी का 2022 का अगर विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का देखें तो जिसमें वो मात्र 1 सीटें ही जीत सकी थी विधानसभा में, वो भी उमाशंकर सिंह जो रसड़ा बलिया से आते हैं, वो उनके व्यक्तिगत, और उसके कारण वो चुनाव जीते। तो ये भी आप मान के चलिए कि बहुजन समाजवादी पार्टी का वोट बहुजन समाज पार्टी और वो सीधे एनडीए में जा चुका है। और ये चुनौती जो है, ये जिस तरह के वो प्रत्याशी खड़ा कर रहे हैं, अल्पसंख्यक समुदाय को उन्होंने ज्यादा से ज्यादा टिकट देने का प्रयास किया है, तो ये मान के चलिए ये समाजवादी पार्टी के लिए ही घातक रहेगा। उत्तर प्रदेश में जो पीडीए है उसके लिए ही घातक रहेगा। ये अभी तक जो सूची की बात की जाए पंकज जी, मैं देख रहा था कि 8 सवर्णों को उन्होंने टिकट दिया है, 7 मुस्लिम को, 3 ओबीसी और 7 अनुसूचित जाति की। तो जाहिर सी बात है कि इन्होंने तो एक बिल्कुल जो कहा जाता है ना कि हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। वो ठीक है, वो हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन जिस तरह से दलितों का वोट बैंक जो मायावती
बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर है, वो उनके पास से जा चुका है। वो 2022 के विधानसभा चुनाव में आपने देखा कि उनको एक विधायक खाली से संतोष करना पड़ा। तो ये भी मान के चलिए कि लोकसभा चुनाव 2024 में लेकिन वोट परसेंटेज पंकज जी करीब 13% था 2022 में। ठीक है, 13% था, लेकिन सीटें तो कन्वर्ट नहीं हुई ना। हाँ। सीटें तो कन्वर्ट नहीं हुई, मात्र 1%, एक सीट जीत सकी समाजवादी पार्टी। तभी तो हम जीत की बात नहीं कर रहे हैं, चुनौतियों की बात कर रहे हैं। दूसरे सियासी दलों के लिए चुनौती तो बनी रहेगी ना। संजय जी, ये एनडीए के लिए कोई चुनौती नहीं रहेगा, ये मान के चलिए। एनडीए का इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि बहुजन समाजवादी पार्टी का वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा चुका है, जो 2022 के लोक विधानसभा चुनाव में भी सबने देखा। और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने दलितों के लिए जिस तरह से योजनाएं और तमाम कार्यक्रम किए, उसका सीधा लाभ निश्चित रूप से एनडीए को मिलेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। ये हाँ, अगर बहन मायावती अगर पीडीए का हिस्सा बन गई होती तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि भाजपा के लिए एक चुनौती बनता। लेकिन उन्होंने चूंकि पीडीए का दामन नहीं पकड़ा, उससे उनके तालमेल नहीं हो पाया। बहुत दिन तक कांग्रेस के लोग मायावती को मनाते रहे। नहीं, ठीक है, हो सकता है कि मायावती जी की ममता बनर्जी की तरह कोई रणनीति हो। मैं चलूंगा विद्या जी के पास। विद्या जी, भाई सुना आपने अलग अलग सियासी दलों का। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के आशीष तिवारी जी एक सॉफ्ट कॉर्नर तो साफ तौर पर दिखा रहे हैं। वो मानते हैं कि मायावती से बड़ा कोई दलित नेता अभी है नहीं। जैसे ही मायावती का नाम आता है तो एक दलित नेता की छवि सामने नजर आती है। मायावती जी का एकला चलो हमें लगता है कि दूसरे सियासी दलों के लिए कहीं ना कहीं एक चुनौती है, क्योंकि वोट परसेंटेज की बात की जाए तो एक जो कहा जाता है कैडर वोट, वो तो मायावती का कभी कम हुआ ही नहीं। तो बिल्कुल इसमें अभी जो मैंने सुना है कि अभी सर ने कहा पीडीए वाली बात कही, तो पीडीए हेलो जी बोलिए। हाँ, पीडीए की बात अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से आ रही थी, क्योंकि मैं दोनों ही दलों के साथ में एक तरह से जुड़ी हुई हूँ। जमीनी स्तर पे भी हम लोग काम करते हैं। देखिए, पीडीए के साथ में उन्हें क्या समस्या है, एक सामाजिक चिंतक के नाते बताऊं कि आरक्षण वाला बिल को लेकर के और तमाम ऐसी घटना मामले आए हैं, प्रमोशन इन रिजर्वेशन वाले मामले को लेकर के, तो पीडीए के साथ में दलित समाज को शायद जुड़ने में असमंजस था या कुछ भी कह सकते हैं। तो पीडीए वाली बात पे तो शायद मायावती जी बिल्कुल सहमत ही नहीं हो रही थी। और ये अभी थोड़ी देर पहले एक साथी ने बोला कि कांग्रेस ने बहुत कवायद भी लगाई कि मायावती जी किसी तरीके से गठबंधन में है, लेकिन वो भले ही गठबंधन में ना हो। यहाँ एक बहुत बड़ा संजय सर सवाल है कि वो भले ही गठबंधन में ना हो, लेकिन उनकी वजह से तमाम लोगों के लिए एक चुनौती जरूर है, चाहे भाजपा हो चाहे गठबंधन हो, कोई भी हो, लेकिन उनके लिए एक चुनौती, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक है, कैडर वोट बैंक है। कैडर वोट बैंक कहीं ना कहीं उनके सपोर्ट में आज भी खड़ा हुआ है। कुछ परसेंट वोट की अगर बात हम कर ले, इधर उधर भटक सकता है, जो कहीं ना कहीं भ्रमित हो सकता है, मगर जो कैडराइज वोट है वो आज भी उनके साथ खड़ा है। और वही वोट इन सब के लिए एक बड़ा चुनौती का काम करेगा। अगर थोड़ा सा मेहनत हो जाए तो मुझे लगता है कि जैसे हम सबको पता है कि 25 रैलियां होने वाली, तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी हो सकता है कि आगे चल करके प्रभावित करेंगी। और मैंने पहले ही बोला कि कुछ सीटों पे दावेदारी बहुत मजबूत चेहरों की भी हो चुकी है। जी बिल्कुल। नगीना, कैराना, मेरठ जैसे सीटों की बात की जाए तो यहाँ पे साफ तौर पर जिस तरह से मायावती ने प्रत्याशी उतारे हैं, दलित, मुस्लिम, ओबीसी, प्रथम चरण के जहाँ 8 सीटों पर मतदान होने हैं, वहाँ ये समीकरण काफ़ी कारगर होने वाला है। विवेक जी भाई, सुना आपने विद्या जी को? जी अपना पक्ष भी रख दीजिए भाई। नहीं, देखिए, मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से एक ही बात कह रहा हूँ कि मायावती जी का जो बार बार एक कैडर बेस वोट, बार उनकी जो पारंपरिक वोट की बात हो रही है, ये तो अच्छी बात है कि इंडिया अलायंस के साथ वो नहीं है। अगर वो इंडिया अलायंस के साथ होती तो इंडिया अलायंस को नुकसान ही होता इससे, क्योंकि मायावती जी कब किसके साथ पाला बदल लें, कब किसके साथ चली जाएं, क्योंकि विश्वसनीयता, जो कि आपने अभी एक बात कही थी, चूंकि मैं उस पर थोड़ी सी आपत्ति अपनी दर्ज कराऊंगा, उनको चाहिए वफादार लोग। अब भाई वफादार तो हमारे यहाँ जो समाज है उसमें जानवरों को इसकी संज्ञा दी गई है हमारे यहाँ, लेकिन मुझे लगता है पार्टी में किसी भी पार्टी का कोई कार्यकर्ता होता है उसका सम्मान होना चाहिए। लेकिन जिस पार्टी में कार्यकर्ताओं का सम्मान ना हो, उनको वफादार ढूंढने की आवश्यकता पड़ रही है। तो ये कहीं ना कहीं प्रश्न उठता है मायावती जी की खुद की नियति पे कि क्या वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए वफादार है, क्या वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं कर पा रही हैं। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल का सदस्य अगर वो अपने राजनीतिक दल को छोड़ के जा रहा है, अगर वो राजनीतिक दल के अवसर की सहभागिता के अनुसार जा रहा है, वो एक आम विषय है, वो ऐतिहासिक गलियारे की चर्चा है कि वो हर राजनीतिक दल में ऐसा होता है।
लेकिन यहाँ पे जब बात विवेचना निष्पक्षता के साथ की जाए मायावती जी की, तो क्या मायावती जी आज ये साबित करना चाह रही हैं या ये स्पष्ट कर रही हैं कि उनके राजनीतिक दल में, बसपा में ऐसे लोग नहीं बचे जिन पे वो भरोसा कर सके? वास्तविकता ये है, उनको वफादार लोग नहीं चाहिए, उनको दामदार लोग चाहिए। क्योंकि मायावती जी के ऊपर बहुत बड़े बड़े उनके बसपा के ही वरिष्ठ नेताओं का पुराने समय का आरोप भी है और उसके कई वीडियो साक्ष्य भी वायरल थे। अब मैं नाम तो लूंगा नहीं क्योंकि वो सार्वजनिक पटल पे हैं, लेकिन ये तो कहा ही जाता है कि भाई वहाँ पे तो टिकट की मंडियाँ सस्ती हैं, वहाँ तो टिकट बेचे जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आपकी मीडिया को ये बात पता नहीं होगा, कैमरे तो आपके भी पहुँच सकते हैं, लेकिन चूंकि चलिए ठीक है, एक शुचिता होती है कि भाई ये आंतरिक विषय है उनका। लेकिन आप कैसे वफादार ढूंढेंगे भाई, जब आप खरीद फरोख्त की राजनीति कर रहे हैं? की चोट पे कहती हैं कि उनके पास कोई कॉर्पोरेट घराना नहीं है जो उनकी फंडिंग करे। तो इसका मतलब आप टिकट बेच के गवाएंगे। ये एक मुहिम है जिसको वो आगे बढ़ा रही है। नहीं तो मुहिम को बढ़ाने के लिए टिकट बेचा जाता है, उसके लिए चंदे की आवश्यकता होती है, तो कई बार बोल चुके हैं। चंदा एक देखिए, चंदा एक स्वेच्छा से चंदा देना वो विषय, और टिकट बेच करके जबरन वसूली करना ये तो अलग विषय। इस तरह के आरोप विवेक जी सारे सियासी दलों पर लगते हैं भाई, हम लोगों को सब जानकारियां आती हैं। हाँ, विद्या जी कुछ बोल रहे हैं, मेरा ये कहना है कि स्पष्ट रूप में समझ नहीं पा रहा हूं कि वो दलित चिंतक बन के क्यों बैठी। क्या बसपा की, अगर वो बसपा की एक्टिव कार्यकर्ता भी हैं, तो ऐसा कौन सा डर है कि बसपा का नाम लगाने से लोग डर रहे हैं? मुझे तो आज ये देख के आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि विद्या जी के साथ बहुत पहले हम एक डिबेट पे बैठ चुके हैं। आप बहुत अच्छा बोलती हैं, हमने तो स्वागत भी किया था। हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि बसपा का कोई पहली बार, मैंने यही वक्त, मेरे शब्द थे उस दिन भी कि बसपा का पहली बार ये देख के अच्छा लगा कि कोई प्रवक्ता कम से कम मंच पे आया। लेकिन आज देखिए विद्या जी दलित चिंतक बन गए। विवेक जी, आज ये सुकून की बात है कि आपके स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो गई। बिल्कुल, आजम खान भी उस सूची में शामिल है। बिल्कुल, हम देख रहे थे कि लगातार आपके सामने चुनौतियां हैं। बीएसपी तो है ही, लेकिन जो पीलीभीत की बात छोड़ दे, गौतम बुद्ध नगर, मुरादाबाद, रामपुर, मेरठ, ये तमाम ऐसी स्थितियां क्यों पैदा हो रही हैं भाई? नहीं देखिए, ये स्थितियां हर राजनीतिक दल, आप जब अंदर से मजबूत होंगे तब तो विरोधियों से लड़ पाएंगे ना। अब मैं आपकी बात का जवाब दे दूं, चूंकि आज मैं किसी राजनीतिक दल को टारगेट करके कोई बात नहीं कहना चाहता। मैं आपकी ये सब सामाजिक पटल पे बातें हैं। जिस तरह बात हो रही है कि समाजवादी पार्टी, हम तो ये भी पूछेंगे कि आदरणीय ब्रिजभूषण शरण जी का टिकट क्यों काटा गया, वरुण गांधी जी का टिकट क्यों काटा गया? बहस इस पे भी होनी चाहिए। एक तरफा बहस क्यों? समाजवादी पार्टी के ही प्रत्याशियों को लेकर बहस क्यों? नहीं, अभी नहीं, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मेरी बात पूरी होनी चाहिए। और अभी निषाद को तो एक भी टिकट नहीं मिला, निषाद को तो एक भी सीट नहीं मिली। सुन रहे कि निषाद राज जी जो स्वयं अपनी आरती उतरवाते हैं, वो बड़े नाराज हैं और वो कोई बड़ा यज्ञ करने जा रहे हैं कि भाई जिससे उनके क्रोधाग्नि से पूरा उत्तर प्रदेश और उसका जो चुनाव है वो विध्वंस हो जाएगा। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जी को आपने वरीयता दी और चूंकि संजय निषाद आपके इतने बड़े भक्त हैं पुराने, उनको आपने सीट नहीं दी। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ पे बात बीजेपी सपा की नहीं हो रही, बात ये हो रही है, मैं तो आज ये सवाल उठा रहा हूं कि मीडिया में आपकी बात नहीं हो रही है, ये जनरली आप देख लीजिए पैटर्न चल रहा है। अच्छा, समाजवादी पार्टी की ही सीटों को लेकर चर्चा, प्रत्याशियों को लेकर चर्चा क्यों नहीं? इसलिए कि मैंने, आपने सुना नहीं, मैंने शुरुआती दौर में बोला कि सबसे ताकतवर विरोधी दल समाजवादी पार्टी है ना, प्रमुख विरोधी दल आप हैं, हर दल तो आप पर हमारी निगाहें होंगी। मैं वही कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मायावती की रैलियों के तारीखों का ऐलान हो गया भाई। 6 अप्रैल से 1 मई तक 25 रैली होंगी। आप लोग आपस में ही क्यों उलझे हुए हो भाई? आप भी फटाफट आगे बढ़ो ना। कहीं नहीं उलझे हुए, हम अपनी रणनीति पे चल रहे हैं। हमें जिस प्रत्याशी को सिंबल देना था हमने दे भी दिया। सार्वजनिक बातें जो हैं वो सबके सामने हैं। चूंकि हमारे यहाँ देखिए एक लोकतंत्र है, हमारे यहाँ टिकट बेचा नहीं जाता है, ठीक है। हमारे यहाँ वफादार ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अन्य भी कई ऐसे दल हैं जहां वफादार नहीं ढूंढे जाते। विचारधारा के साथ जो होगा वो आपको वहां पे वफादार ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि समाजवादी पार्टी का एक मैंने आपका ये कहना कि खुद चुनाव बीएसपी में कोई विचारधारा नहीं है। भाई बीएसपी की विचारधारा तो अभी आपने कहा ना कि भाई उनको तो ईमानदार वफादार चाहिए, बिल्कुल चाहिए, क्योंकि कई लोग चुनाव जीत जाते हैं उस बैनर तले और कहीं और चले जाते हैं। ढूंढने निकले हैं, इसका मतलब कि आपका चरित्र ही संदिग्ध हो जा रहा है सर। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हर राजनेता का जो एक जनाधार होता है, हर राजनीतिक दल का जो अस्तित्व है, वो उसकी विचारधारा से ही तो खड़ा है। भाई विद्या जी से जवाब ले लेते हैं, विवेक जी के आरोप का विद्या जी जवाब दे दीजिए। जैसे अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता साहब कह रहे हैं कि उनको ऐसे लोगों की जरूरत है, तो ये बात क्या मायावती जी ने इनसे किसी से कही है क्या कि मुझे वफादार लोगों की? ये तो आप फिर संजय भैया से पूछिए, क्योंकि ये बात इन्होंने कही थी भाई, मुझसे तो नहीं कही है। लेकिन संजय भैया ने ये बात रखी पटल पे, तो उसी बात को मैंने आगे बढ़ाया। विद्या जी, तो ये बात तो आप नहीं, ठीक है, मैं बताता हूँ। पहले आप इनके आरोपों का जवाब दीजिए, फिर मैं बताता हूँ। अपने आप में एक सोच है कि भाई वफादार, ये तो उन्होंने नहीं आके कहा ना मुझे वफादार लोगों की जरूरत है। हर पार्टी के पास वफादार भी होते हैं, अलग अलग तरह के लोग होते हैं।
तो ये तो इस तरह की अलग तरह की बातें हैं। वफादार हर पार्टी में होते हैं, ऐसा नहीं कि मायावती जी के पास वफादार लोग नहीं है। विद्या और जी, वो काम भी कर रही विद्या जी, दरअसल मेरा मकसद वो नहीं है। मेरा मकसद ये है कि जैसे पंकज जी ने कहा, हैं। जी भाई आपके 10 लोकसभा सांसद जीते, उसमें से कितने दूसरों के साथ चले गए। यानी होता है कि एक जो आपका मूवमेंट है, बीएसपी का जो मूवमेंट है, उसके साथ कौन लोग जुड़ करके रहे, उसको कहते हैं वफादारी। मैं चैनल में बैठा हूँ, मेरी वफादारी प्राइम टीवी के साथ है, जी जी ठीक है। मैं ये हमारी सबसे जिम्मेवारियों में बड़ी जुड़ा बात हुआ है। कहूंगी, तो अभी इसलिए राष्ट्रपति मैंने के कहा बारे कि में जो आप ये आरोप मेरी लगाया बात जा रहा है बार बार कि मायावती को प्रत्याशी चुनने में विलंब हो रहा है या प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, मेरे सूत्र कह रहे हैं कि मायावती ऐसे लोगों को साथ लेना चाहती हैं जो चुनाव के बाद भी उनके पार्टी और जो हाँ, बीएसपी बिल्कुल, का जो मूवमेंट है बिल्कुल। उसके अब साथ जुड़ा बात रहे। मायावती जी की अपना बात है इतिहास कि देख ले, वो कभी राज्यसभा वफादार सीटों रही में हैं किस क्या? तरह विधायक रहे अगर हैं, वो ये भी वफादार होती तो बहुत उत्तर बड़ा प्रदेश में इनके कितनी ऊपर बार नहीं है। सरकारें गिरी बनी, क्या उनकी क्या भूमिका रही? जो उन्होंने जमीन तैयार की उसी पे आज उनके कार्यकर्ता हैं, तो गलत क्या है? अब विवेक जी, इस सवाल तो आपसे भी बनेगा, लेकिन पहले आशीष के पास चलें कि भाई आरएलडी के साथ आपकी क्या स्थिति रही और क्यों आप लोगों के बीच में जो दोस्ती थी वो टूट गई। मायावती भी कभी साथ आई थी, हम लोग वो भी तस्वीर देखे थे, आशीष जी को भी याद होगा। आशीष जी। आपके सामने भी चुनौतियां कम नहीं है। भाई वरुण गांधी बिल्कुल चुप्पी साध के बैठे हुए हैं। पीलीभीत में आज नामांकन था जितिन का, हम लोग तस्वीरें खोज रहे थे कि कहीं वरुण गांधी नजर आ जाएं। ठीक है, ये तो पार्टी का निर्णय है। देखिए, दो तरीके की चीज़ें, दो जो दिक्कतें हैं वो दो तरीके से हैं। हमारे यहाँ कम से कम अगर पीलीभीत में हमने जितिन प्रसाद जी को वहाँ से चुनाव में उतारने का निर्णय लिया तो वहाँ पर इन्होंने वरुण गांधी जी ने कोई अपना पर्चा अभी दाखिल नहीं करा। ठीक है कि हम भी भारतीय जनता पार्टी, चूंकि जो दिक्कतें समाजवादी पार्टी के साथ चल रही हैं। अच्छा, वो रामपुर का आप हाँ, जिक्र कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ। अब एसटी हसन साहब को ले लीजिए, नदवी साहब को ले लीजिए, तो वहां पर क्या दिक्कत चल रही है कि एक ही पार्टी से दो लोग अपना दावा ठोक रहे हैं। दिक्कत इसको कहते हैं। हमारे यहाँ अगर हमने किसी की, अगर आप ब्रजभूषण शरण सिंह की बात कर लें, आप वरुण गांधी की बात कर लें, अगर हमने उनको टिकट नहीं दिया तो उन्होंने कोई पार्टी के साथ में बगावत करके अपना पर्चा दाखिल नहीं करा। और ऐसी हमारे यहाँ किसी भी कोई भी 80 की 80 जो सीटें हैं उस पर आपको इस तरीके की कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। समस्या वहाँ पर हो रही है कि जब घर में ही इतना झगड़ा चल रहा है, वो कह रहे हैं कि नहीं जी हम हैं वहाँ से, उन्होंने कहा नहीं उन्होंने हमसे कहा हुआ है। एक नेता कह रहा है जेल से बैठकर कि नहीं इनको लड़ाओ, एक नेता कह रहा है जो यहाँ पर बाहर है वो कह रहा है कि नहीं इनको लड़ाओ। तो इस तरीके की जो दिक्कतें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में देखने को नहीं मिल रही, ना आगे कभी भविष्य में मिलेंगी। तो इस तरीके से हम नहीं कह सकते हैं। दूसरी चीज रही वरुण गांधी जी की, तो मैं बता दूं कि उनकी जो माता जी हैं उनको सुल्तानपुर से टिकट दिया जा चुका है और वरुण गांधी जी से बात हुई है। उनके साथ में जो बातचीत चल रही है, हम शायद उनके लिए कुछ और बेहतर करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो बातें आ रही हैं मीडिया में वो सूत्र के हिसाब से आती हैं, जैसे अभी हम बता रहे थे। लेकिन आशीष, इस बात से कैसे आप इनकार कर दोगे कि वरुण गांधी जिस तरह से फायर एंड ब्रांड नेता की तरह से बीजेपी और केंद्र सरकार पर तमाम सवाल खड़े कर रहे थे, तो ऐसा तो नहीं है कि इसलिए वो टिकट काट दिया गया? भाई मीडिया नहीं ऐसा नहीं है। देखिए, और ये हमारे इसी तरह से कर रहे हैं। नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी की यही खूबसूरती है कि हमारे यहाँ का जो खुद भी नेता है, सांसद रहा हो चाहे कुछ रहा हो या सांसद हो, वो हमारी पार्टी के अंदर में उसको बोलने की आज़ादी है। वो अपनी मन की बातें बोल सकता है, सही या गलत वो तो बाद में निर्णय होता है। लेकिन अगर उसके मन में कुछ आया तो उसने बोल दिया, अपना बोल दिया तो कोई बात नहीं, बोल दिया। ये हमारे यहाँ कोई इतना बुरा नहीं माना जाता इस बात का। दूसरी बात रही, मैं फिर कह रहा हूँ, हम लोगों को शायद जो पार्टी लाइन से जो बात चल रही है, जहाँ तक मुझे पता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन जितना पता है वो ये पता है कि वरुण गांधी जी के लिए कुछ अच्छा सोचा जा रहा है। और अभी तक आपने कोई भी वरुण गांधी जी का कोई बयान भी नहीं सुना होगा। मुझे लग रहा है कि अगर उनकी ओर से कोई बयान आया हो तो मुझे नहीं लग रहा कोई बयान आया है इस बाबत। आपके तमाम नेताओं ने जो चुनाव लड़ने से मना किया उनका भी कोई बयान नहीं आ रहा है। ये तो हम लोग कहते हैं कि बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने में माहिर है। मोहित जी के पास चले, सुना आपने पंकज जी को कि अगर मायावती पीडीए का हिस्सा होती तो शायद आप लोगों को ज्यादा फायदा होता। पंकज जी की बात से मतलब दो बातें एक साथ, अगर वो पीडीए के साथ होती तो हमारा फायदा होता। एक तरफ बोल रहे उनका वोट भाजपा में शिफ्ट हो जाता है। आप पहले तो कहिए ना कि उनका वोट कहाँ, अगर अकेले लड़ रही है तो उनका वोट उनको मिलेगा कि भाजपा को शिफ्ट होगा, और अगर पीडीए में रहेंगी तो उनका वोट उनको मिलेगा या पीडीए को मिलेगा। जब मायावती अपना वोट अपने पास सुरक्षित रख रही हैं
तो इसमें पीडीए का कहाँ नुकसान हो रहा है? ये तो भाजपा का नुकसान हो रहा है ना, अगर उनके आकलन में कि उनका वोट भाजपा में पूरी तरह शिफ्ट हो चुका है। तो पंकज जी दुविधा में है कि मतलब किस तरीके से भाजपा का बचाव किया जाए। बात आज ये है कि लगातार जिस तरीके से मायावती की राजनीतिक हत्या की गई है भारतीय जनता पार्टी से, क्या सा चाबुक दिखा करके, मुझे ये नहीं पता कि चाबुक कौन सा होगा, क्योंकि आज जिस तरीके से सक्रिय नेता को बिल्कुल निष्क्रिय कर दिया धरातल पे, एक क्रांति की जनक को, आप कांसीराम की विरासत को जो लेकर के आगे बढ़ रही थी उनको बिल्कुल विश्राम की अवस्था में ला करके रख दिया। आज उनका वोटर उसका हिसाब करेगा कि हमारे क्रांति जनक को आपने किस स्थिति में पहुंचा दिया अपनी संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग के माध्यम से। तो जब उनका वोटर देख रहा है कि हमारे एक नेता जो हमारी बात करती थी, जो हमारे कार्यों को बढ़ाती थी, जब वो मंत्री मुख्यमंत्री हुआ करती थी तो किस तरीके से हमारे हितों की योजनाएं लाती थी, हमारे साथ शैक्षिक संस्थाओं में कहीं ना दुभाती नहीं होती थी, हमारी स्कॉलरशिप टाइम से मिलती थी। मोहित, मायावती जी तो अब सक्रिय होने जा रही हैं अपनी मुहिम में। मोहित एक सवाल ले लो, एक सवाल ले लो भाई। अब प्रथम चरण का नामांकन का दौर भी खत्म हो गया है, योगी आदित्यनाथ की जनसभाओं का सिलसिला भी शुरू हो गया है। राहुल, प्रियंका और अखिलेश जी की जनसभाएं हम प्रथम चरण में देख पाएंगे या अभी केवल यही रहेगा कि स्टार प्रचारकों की सूची और मायावती पर सवाल, बीजेपी पर सवाल? आप अपने अंदर भी तो बताओ ना भाई कुछ रणनीति कि आप कब से निकल रहे हो। मैं उस पर भी तो चर्चा करना चाह रहा हूँ ना कि कांग्रेस सक्रिय हो गई, जैसे आज मायावती का ऐलान हुआ, आकाश आनंद की रैलियों का ऐलान हुआ, तो ये चर्चा का विषय बना। संजय जी, आप बहुत प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आपकी जानकारी में सारी चीजें हैं। अगर आपके बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराना हो, आपके घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम हो और आपके घर में मान लीजिए खाने के लिए कुछ खरीदना हो और आपका अकाउंट सीज करा दिया जाए, किन माध्यमों से, किन तरीकों से, और उसके बाद आप इस चर्चा में लाएं कि किस तरीके से हम जाकर के इन रैलियां करें, जाकर प्रचार करें। हो सकता मोदी जी के पास अथाह पैसा है, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से उन्होंने तो जो हमें दवाइयां भी नकली बनाती हैं उन कंपनियों से ही पैसा ले लिया, जो हमारे लिए गलत तरीके से सारे संसाधन उपलब्ध कराती हैं उन कंपनियों से भी पैसा ले लिया, किसी को ठेके दे करके, किसी को समुद्र गिरने पुल के गिरने वाले पुलों से भी ठेके दे करके पैसा ले लिया। तो इतने इन संसाधनों से हमने पैसा न कमाया था, उसके बाद भी एक छोटी सी रिकवरी के नाम पर हमारे अकाउंट को सीज कर दिया गया। ये आपके पास जानकारी में होगा, पूरी मीडिया के पटल में है। इस पर बात करिए कि कांग्रेस का अकाउंट क्यों खोला नहीं जा रहा है, जिससे जो लेवल फील्ड है, दोनों लेवल प्लेइंग फील्ड है, वो बन सके। और जिस तरीके से आप चाहते हैं, हिंदुस्तान की जनता चाहती है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और बड़े बड़े नेता आकर के डट के मुकाबला करें मोदी जी का रैलियों में, तो कहीं ना कहीं वो संसाधन मिले तो हम भी खुल के खड़े हो जाए आपको। और दरअसल मोहित ये सोचना पड़ेगा, चलिए एक आपकी चिंता वाजिब है, लेकिन इंडिया गठबंधन में दूसरे सियासी दल भी हैं भाई, वो मंच सजा जा सकते हैं। राहुल गांधी को इतना तो होगा ही कि दिल्ली से वो मेरठ या सहारनपुर या प्रथम चरण के जहां भी मतदान होने हैं वहां वो आसानी से आ सकते हैं। इसका अर्थ है कि इंडिया गठबंधन में भी एका नहीं है। हालांकि मैं सवाल करूंगा आशीष से। आशीष, आपने सुना? नहीं, बात ये भैया कांग्रेस की चिंता, उस पर भाई जवाब दीजिए। आपने इतना भी नहीं छोड़ा। मैं इनकी चिंता का जवाब दे दूं। देखिए, पहले बात तो इनको मैं फिर बार बार कहता हूँ कि कोई भी प्रवक्ता आए कम से कम थोड़ा पढ़ लिख कर आए। खाली वो टीवी में पट्टियां चलती हुई देखकर उससे यहाँ पर बैठकर अपना कुछ यहाँ मत बताया। जवाब दीजिए। अब ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले लोग हैं जो भेजा गया। आप ये बताइए कि ये जो अकाउंट सीज करे गए हैं, ये जो इनके ऊपर कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई आपके पहली बार कब हुई थी? ये कौन से सन से आपके ऊपर इसके ऊपर कार्रवाई के लिए चल रहा? लगातार जो संस्थाएं हैं, ये क्या 2024 के अंदर में इन्होंने खोला है? पहली चीज आपको पता नहीं है। सुन लीजिए, आपने कहा भारतीय जनता पार्टी ने वो पुल गिर गए और नकली दवा, चलो ठीक है, मैं कहता हूँ आप कोई भी आरोप लगाइए। कांग्रेस के पास जो 1400 करोड़ रुपए का, सुन लीजिए, जो कांग्रेस के पास जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड है, इन्होंने क्या धंधा करके ये पैसे लाए हैं, इसका आप जवाब दीजिए।
अरे आप ये बताइए, जो कांग्रेस के पास इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से पैसे आए हैं वो कहां से आए हैं? ईडी है ना सीबीआई, वो कहां से आए हैं पैसे? वो कौन लोगों ने दिए हैं? आपको जो दे वो चंदा, हमको जो दे वो धंधा। मतलब ये चलाओगे आप तो ना सरकार में हो, ना आप कहीं गिनने में हो, ना मतलब वही कहते हैं ना वो उसका मैं बोलूंगा नहीं, उसका वो ना लीपने में ना पोतने में। पहले आप लगा लेना किसका क्या मैंने कहा है। आपकी स्थिति वो है आज देश के अंदर में। आपको किस नाम पर आपको दिए जाते हैं भाई बॉन्ड? आपको इतना पैसा कहां से मिल रहा है? आप वो बताओ। आप ये बता रहे हो कि मायावती जी को संवैधानिक संस्थाओं को, सुन लीजिए, जब आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था, आपने कहा कायदे में बात करना, तमीज़दार बात कर रहे हैं। नहीं कायदे में बात करना, ना इधर का पर्दा उधर कर दूंगा, ठीक है ना? चर्चा में बहुत कायदे में नहीं, बहुत कायदे में ना, ये जो लगाए हो ना ये यही हिला दूंगा तुम्हारे। ये मेरे बहुत चर्चा में तमीज ये से इजाजत बात नहीं करना, होती। ठीक है ना? आशीष जी कम बोला करो जरा। आशीष जी नहीं, ये और लगातार मोहित जी, गलत बोल रहे हैं भाई। मोहित जी आराम से। इनको 3 बार से मैंने इनको देखा है। जनता देखती जरा है। कायदे में तमीज से बोलना। आप लोग एक सम्मानित दल के नुमाइंदे हैं, बिल्कुल आराम से। आशीष जी, तमीज आशीष जी नहीं, ये तरीका नहीं, ये तरीका नहीं। लगातार गलत बोल रहे हैं मुझको। एक करके बोलिए, बात करना, चर्चा को आगे बढ़ाइए, वक्त जाया मत मैं बात कीजिए। कर रहा हूँ तो शांत रहो ना। तुम बोल रहे थे मैं सुन रहा था। वक्त जाया मत तुम कीजिए। बोले थे मैंने सुना था ना। ठीक है, अरे तुमने बोला मैंने सुना ना। ठीक है। तुमने बोला मैंने सुना ना। आशीष जी ठीक है, शांत रहिए। पहले चलिए सुनो, पंकज जी के पास ठीक है चले, ना? वरिष्ठ पहले पत्रकार सुनो। हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप पंकज जी बता का रहे पहले हो कि सुन लें। इन्होंने कहा मायावती दोनों जी की को आवाज- मैंने कौन सा संवैधानिक चाबुक चला के उनकी क्रांति को शांत कर दिया गया है। एक करके अपनी अरे बात इनके रखिए पास भाई। कोई सबूत है? ये जो ऊल जलूल अनर्गल बातें यहाँ बैठ आप लोग सम्मानित सियासी दल के नुमाइंदे हैं, लोकसभा अरे कोई चुनाव का आपके वक्त पास है, कोई तथ्य है? बड़े आराम से अपनी बात तथ्य रखिए। है आपके पास? जो आप मायावती जी के ऊपर ये आरोप लगा रहे हो कि उनको संवैधानिक संस्थाएं का चाबुक चला दिया गया है। आराम आप से इतने अपनी बात ज्ञानी रखिए, हाँ। आदमी हो, यहाँ बैठकर किसी का भी अपमान करना आपके लिए खिलौना हो गया है, पता खेल करिए, हो गया है। जनता के बीच कोई में बात- जाया करिए। कोई बात नहीं, चलिए। जनता के बीच में जाकर पता वरिष्ठ- करिए। जनता ने तो वरिष्ठ तुम्हें पत्रकार- क्या करा है? जनता की बात को ना करो। ठीक है आशीष आप शांत रहिए, आशीष शांत नहीं, रहिए। उनको भी शांत करिए। मोहित जी आप भी शांत रहिए। पंकज जी के पास चलते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं पंकज जी। पंकज जी कान में भाई ये अजीब विडंबना होती है, मुद्दा कहीं से कहीं चले, एक दूसरे के ऊपर आरोप जब प्रत्यारोप ये लगा बोल दो रहे थे मैं शांति से और सुना। जनहित की चर्चा पर बात ही आपने नहीं हो जब कहा पाती कि है। आशीष जी इसका जवाब दीजिए, अब तब मैंने आपसे जवाब देना अब शुरू करा। आपसे आशीष अरे जी तो को शांत हल्का रहने की बोलोगे क्या? दरखास्त करता हूँ। गोबर पंकज जी वाला के लिए चीज़ सवाल है। बोल मोहित जी शांत, कायदे में रहो। अब पंकज जी से बात कर लेने दीजिए, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नहीं तो क्या भाई करेंगे? सम्मानित बताएंगे बाद में। मोहित जी आपकी आवाज कम कर लीजिए और आशीष जी नहीं, को बता दो भी। अभी। जरा मैं पंकज अभी जी नहीं के पास बताएं, जाऊंगा। बाद में पंकज जी बताएं। भाई ये विचित्र विडंबना है, चुनौतियों को छोड़ करके बाकी सारी चर्चाएं हो जाती हैं। आपका कंक्लूजन चाहेंगे? में सबसे बुरी स्थिति कांग्रेस की होने जा रही है, जो पीडीए का गठबंधन का प्रमुख हिस्सा है। और जिस तरह से अभी इलेक्ट्रिकल बॉन्ड की बात अभी जो है चर्चा हो रही थी, तो ये मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा दल है और देश का सबसे बड़ा दल है, उसको 6,000 करोड़ का चंदा मिला, तो 14,000 करोड़ के चंदे में तो कांग्रेस भी है, आपके तृणमूल कांग्रेस भी है, समाजवादी पार्टी भी है, सारे दल है। तो 14,000 करोड़ का चंदा तो विपक्ष को मिला। तो इसलिए ये बात जो अरे अभी 20,000 कह रहे थे, तो तो ये भी अपलोड बात नहीं कर पाई है। चले। फिर मोहित और जी। कांग्रेस के ऊपर जिस तरह से इनकम टैक्स का अमित शाह वाला झूठ मत जिस बोला तरह से करिए। उनके टैक्स की लायबिलिटी को अमित शाह ने लेते हुए झूठ बोल दिया, आप लोग उनका बोल रहे अकाउंट हैं। सीज कर दिया गया। ठीक है। तो आपको अपने अरे पेमेंट कर देना चाहिए था 12,000 इनकम करोड़ का ठीक टैक्स है। डेटा तो दिया। उसी का नतीजा जिस ये इस गर्मा गर्म चर्चा के लिए बस इतना ही वक्त मुझे इजाजत देता है। फिलहाल सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर सी बात है, सियासी संग्राम है और हर एक सियासी दल के अपने तेवर हैं, अपने कलेवर हैं। मुद्दा कहीं से चलता है, मुद्दा पहुंच कहीं जाता है। जनता जनार्दन होती है, वो ये फैसला कर लेती है कि आखिर किस सियासी दल के दावों में कितना दम है और यही परिणाम में परिणति होती है। चुनाव के पहले तो तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन जब परिणाम आते हैं तो वो चौंकाने वाले होते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि जनता के बीच कौन सा सियासी दल किस रूप में कितना पैठ बना पाता है, यह तय करता है उस सियासी दल का भविष्य। फिलहाल ये कहा जाएगा कि बीएसपी कल तक बंद कमरे की रणनीति में मशगूल थी, अब वो सड़कों पर उतरने जा रही है
और जाहिर सी बात है जो सियासी समीकरण है, जो सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला लेकर के बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ रही है, वो तमाम दलों के लिए आने वाले दिनों में एक चुनौती तो है ही। हालांकि दावा हर एक सियासी दल करते हैं कि वो मायावती के लिए या मायावती उनके लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं बनने वाली हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए प्राइम टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा ले आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।